पोस्ट बाद आइसोलेशन में आप वो तो है और वो स्लाइड में ना वो स्लाइड आइसोलेशन में क्या कितने बजे आओगे? अच्छा वो ये है वो ना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आईटी कॉलेज में मैं इंडिया नगर से मैं इसको पहुंचूंगा फिर वहां पर इसका सही करते हैं। हां बस हां वो वगैरह है पास में हां तो यहां से यही से आगे हां हां मैं और को सर मैंने क्या निकाला आप थोड़ा पूरा क्रिकेट का इसको सुना पूरे क्रिकेट पूरे 5 ये तो मैं तो मैंने 4x2 4p6 वो है तो ये देखो ऐसा होता है जैसे आपको पहली बार पढ़ाया इस वाले में पहली बार कोई आदमी पहली बार किसी संस्था में जाता है थोड़ा तो नगर में चक्कर में वो ये कि ऐसी मेजर कल मिले के आप ठीक है फॉर एग्जांपल in a reaction N1A plus N2B plus N3C converts into product. In a reaction Ostwald isolation method में चल रहा था आपका N1A plus N2B plus N3C is equal to product. B and C are taken in X-rays and by the changing in concentration of each the rate of reaction is changed.
the change with the help of changing in weight with respect to change in concentration, the order with respect to age is determined. आइए हमने क्या किया कि ए बी सी तीनों में से बी और सी को किसमें ले लिया, एक्सिस में ले लिया। एक्सिस में लेकर के ए की कंसंट्रेशन को चेंज करके आर को चेंज कर दिया। फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज के साथ में वेट किस तरीके से चेंज हो रही है, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आर इक्वल टू के ए बी सी, बी और सी को एक्सिस में ले लिया, बी और सी हट गए यहाँ से, क्या रह गया ये फॉर्मूला। देन ऑर्डर ऑफ ई क्या हो गया, सिमिलरली the order of B and C are determined which are B and C respectively. The order of reaction is equal to A plus B plus C. तो तीनों को ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस ये ध्यान रखना, ये जो हमने लिखे हैं सभी क्या लिखे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, और ये ए बी सी लिखे हैं ये कैपिटल लेटर। ठीक है, कल समझा दिया मैंने, पूछना है इसमें भैया उसका डेरिवेशन मेथड में। बोलो मत बेटा, ठीक है। यस चलो नेक्स्ट, अगला लिखते हैं इसमें इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड फोर्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन मेथड।
देखो इस मेथड में क्या होता है, आपको मैथमेटिकल डाटा गिवन और डाटा किसके गिवन होते हैं, ए एक्स और बी, तीन डाटा आपको गिवन। हम क्या करते हैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या लगाते हैं, उसके कैसे लगाएंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर वाला जीरो ऑर्डर दिया है, फिर फर्स्ट ऑर्डर दिया है, फिर सेकंड ऑर्डर दिया है। हर ऑर्डर के रिएक्शन में p a और x इनकी वैल्यू को पुट करके इसकी वैल्यू निकाल के k की वैल्यू निकाल। जिस कंडीशन में हर बार k की वैल्यू सिमिलर आ जाए उस रिएक्शन के लिए वो ही ऑर्डर। आपको सपोज किसी रिएक्शन में 5 डाटा देना है, 5 वैल्यू देना है, a की 5 है, x की 5 है, b की 5 है, ठीक है। आपने पहले जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला हो गया आपका, क्या हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, p इक्वल टू x, x की वैल्यू रखते जाएंगे, p की वैल्यू रखते जाएंगे और चेक करेंगे क्या k की वैल्यू सिमिलर आ रही है नहीं। यदि बाय द वे k की वैल्यू सिमिलर आ गई 5 कंडीशन तो वो जीरो ऑर्डर, यदि नहीं आई तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। यदि फर्स्ट ऑर्डर में सिमिलर आ गई k की वैल्यू तो वो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ में आ गई है। ये केवल कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। लेकिन दिस मेथड depends upon the given value of a small a comma x and t during this method during this method the value of a comma x and b put the formula of integral of different order reactions. If the value of k is obtained equal in all conditions while a specific order of reaction then reaction belongs to this order. This order. ठीक है भाई, बात समझ में आई। क्या होगा इसमें कि जब हम क्या करेंगे इसको किसके बेसिस पर निकालेंगे, हमारा ट्रायल मेथड पर निकालेंगे, तब हम इसमें इस तरीके से लिखेंगे। आगे लिखना, इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ जी, जीरो ऑर्डर फॉर्मूला क्या हो गया, k इक्वल टू x अपॉन t। फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। सेकंड ऑर्डर बोलना चालू किया, 1 अपॉन k x
a माइनस x, ये तीनों के कंडीशन। बात क्लियर है? इसके फॉर्मूले को हम दूसरे किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a माइनस x अपॉन, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू भी जरूरी है कि आपने क्या लिया, इसलिए आप यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पहले वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सेकंड वाला। बात क्लियर है? क्या टी आएगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1/2 a माइनस x की पावर 2 माइनस 1/a की पावर 2। नेक्स्ट लिखें ग्राफिकल मेथड। क्या भैया? ग्राफिकल मेथड। देखिए ड्यूरिंग दिस मेथड, ड्यूरिंग दिस पांचवा लास्ट, ये दोनों में थ्योरेटिकल मेथड है, इसलिए आपको बाद में लिखना है। आपकी बुक में पहले ये दोनों ही और बाद में वो की गई, ठीक है। तो लिखें ड्यूरिंग दिस मेथड क्या करेंगे, क्या करेंगे वही जैसे अभी किया है, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ही अपन यूज करेंगे दोबारा से, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपको मैंने हर ऑर्डर के ग्राफ बताए, ठीक है, और आपको हर एक ऑर्डर में ज्यादातर स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या करोगे, ना ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे आपने पहला ये ले लिया, इसमें मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करवाया था किसके बीच में, a माइनस x और t के बीच में। देखो आपकी कॉपी में लिख रहा हूं, और कैसा ग्राफ आया था, स्ट्रेट। यदि a माइनस x और t के बीच में ग्राफ खींचने पर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्लोप नेगेटिव होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यदि ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर के। यदि उसमें स्ट्रेट नहीं आया है तो अगला हम किसमें खींचेंगे, लॉग बेस टेन a अपॉन a माइनस x और t के बीच में। ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यदि ये स्ट्रेट लाइन आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं आया तो फिर सेकंड को चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर थर्ड को चेक करेंगे, जिसमें ग्राफ सही आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, वहां पर ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, वो जैसा भी ग्राफ जिसके लिए आप बना रहे हो, स्ट्रेट से मतलब नहीं है बेटा, आपने जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है उसी के बेसिस पर आपको ग्राफ, ठीक है। बात क्लियर किया? तो देखिए ड्यूरिंग दिस मेथड the order of reaction is identified, the order of reaction is identified by the using of graph, by using of graph
with the given values, with the given values, we plot the different graphs, we plot the different graphs, different graph to different order reactions, to different order reactions. And the graph which follow any order represents the order of reaction, represents the order of reaction, order of reaction. ठीक है भैया, तो ये आपके लिए इसमें अलग अलग कंडीशन आपको देना है। फॉर्मूले लिखने चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता आपको नहीं। अब यदि अपन इसमें देखें तो आपको कल जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था इसके लिए, कल हमने जो मेथड किया था उसमें dc अपॉन dt वाला कौन सा मेथड था? वो वन ऑफ मेथड। तो वन ऑफ मेथड का मेथड वाले को हम यहां पर दोबारा से यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां dc अपॉन dt ना लिखकर ये फॉर्मूले में लिख दे दोबारा, एक बार लिखिए, बहुत है दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। देखिए हमने यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू k माइनस x की पावर है, ये ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको यहाँ इसका यदि हम यहाँ log ले लें तो log dx अपॉन dt इक्वल टू log ऑफ k प्लस n log ऑफ a माइनस x। इसका ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन log dx अपॉन dt वर्सेस एंड log a माइनस x, क्या होगा? log a माइनस x log dx अपॉन dt। क्या करेंगे? सबसे पहले c की वैल्यू फिक्स करेंगे, log ऑफ स्लोप ऊपर आएगा, कहां है वो? बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव की है इसलिए ऊपर जाएगा, जिसका हम क्या निकालेंगे? स्लोप, इस तरीके से। और स्लोप किसके बराबर होगा? यहाँ पर n के बराबर। n क्या है? ऑर्डर ऑफ दैट इज, हम यदि ग्राफ प्लॉट करें तो किसके बीच में? log dx अपॉन dt और log a माइनस x के बीच में, तो जिसका स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बना लें, हाँ इसी में ग्राफिकल मेथड। चल देखिए अभी
हाँ जी देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी यहाँ पर ये आपके क्या हो गए डिटरमिनेशन मेथड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चला काफी चला 5 मेथड हैं आपके पहला कौन सा था पहला फ्रैक्शन सेंस मेथड जिसमें हम क्या करते थे टाइम को और कंसंट्रेशन को रिलेट दूसरा कौन सा था वन ऑफ तीसरा कौन सा है ओवरवाइड चौथा कौन सा हो गया रिलेशन मेथड और पांचवा ग्राफ मेथड 5 मेथड है आपके 5 मेथड किसी भी मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं यदि किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे केवल ओवरवाइड मेथड यूज करेंगे दूसरा कोई मेथड हम यूज नहीं करेंगे तो पेपर में आपको ये भी पॉसिबल इस तरीके से पूछ सकते हैं which method is used to determination of order of reaction when more than one reactant are used explain this method बात क्लियर किया यदि कोई आपको न्यूमेरिकल दे रखा हो और उसमें किसी रिएक्टेंट को एक्सिस में इंडिकेट कर दिया है तो हम लिखेगा नहीं कि ओवरवाइड मेथड है यदि एक्सिस में इंडिकेट किया है तो आप उस रिएक्टेंट को रेट इक्वेशन में यूज नहीं करें जो रेट का इक्वेशन है उसमें आप उसको नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट लेंगे हम रेडियो एक्टिव हीटिंग कैसा महसूस हो रहा है वो तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पर उसकी केवल टी का फॉर्मूला लिखा है आपको रेडियो एक्टिव हीटिंग पहले लिखाया था इसमें आपको लिखा दिया था P = 6.303 अपॉन K log base 10 n0 अपॉन n ये आपको लिखाया था लेकिन अभी इसमें क्या है कि कुछ मतलब मीन टाइम वगैरह कुछ काफी सारी चीजें को अपन पढ़े वैसे फिजिक्स वाले बच्चों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ ली कैसे वो जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें जो वैल्यूज आपने पढ़ी थी वो हम यहाँ पर अभी डिटेल करेंगे लेकिन उनको शॉर्ट ठीक है इस साल या फिर अगले साल मैथ वाले बच्चों के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी है या फिर इसी साल होगी आपकी वो फिजिक्स में या फिर अगले साल होगी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स है तो वहां आपको जाके डिटेल से ठीक है भैया चलें देखें आप पहली बात रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं रेडिएशन और फिर क्या करते हैं कि रेडिएशन इमिट करके अपने न्यूक्लियस को चेंज करते हैं देखिए उदाहरण डिवाइड कर जाते हैं या वो अपना न्यूक्लियस चेंज करते हैं हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक लॉ उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन उस लाइन को क्या करता है रिजेक्ट करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स कांस्टेंट रहने चाहिए लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं हो सकता है एक न्यूक्लियस एक से ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाए हो सकता है एक न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कंजर्व ठीक है हम जितने भी जितने भी अपने पास एलिमेंट है कितने एलिमेंट्स हैं 115 एलिमेंट्स हम अपने क्लास में डिजाइन करते हैं तो 115 एलिमेंट्स में से इनिशियल 20 एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है उनमें ज्यादातर में n/p का रेशियो कितना होता है 1 के आसपास इसलिए हम उनको क्या कहते हैं स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं और जनरल एलिमेंट है कि सिंपल मतलब हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं लाइटर एलिमेंट्स हेवियर एलिमेंट्स और मॉडरेट एलिमेंट्स लाइटर एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कितना 20 तक है उनमें n/p अबाउट p क्या रहता है 1 उसके बाद 21 से लेकर के 83 तक ये भी कैसे होते हैं स्टेबल इनको कहते हैं मॉडरेट हेवियर एलिमेंट्स अब मॉडरेट हेवियर एलिमेंट्स में मीनिंग क्या है कि यहां पर इनका जो n/p का रेशियो है एक रेंज के बीच में वो आपने पढ़ी होगी रेंज
शायद 1 से लेकर के 1.7 तक की है शायद, जो भी कुछ है वो रेंज आपकी वहां तक आपको कौन दिखेगा। लेकिन जैसे ही कोई भी न्यूक्लियस इस रेंज को पार करता है तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ठीक है, जैसे कि 83 के बाद यूरेनियम उसमें क्या होता है कि इस रेंज को वो पार करता है, अब क्या होगा, वो अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए N/P के रेशियो को उसी रेंज में लेकर के आएगा। हो सकता है इससे कम हो गया हो, उसका हो सकता है उससे ज्यादा हो गया हो। तो इसके लिए वो एक युकावा साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंडीशन दी थी, क्या कहा था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे में कन्वर्ट, न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, और प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो नेगेटिव मेसन पार्टिकल्स रिलीज होंगे। क्या होगा, नेगेटिव मेसन पार्टिकल्स रिलीज होंगे। लेकिन जब प्रोटॉन इसमें कन्वर्ट होता है तो पॉजिटिव मेसन पार्टिकल्स रिलीज होंगे। ये जो मेसन पार्टिकल्स हैं ये बीटा प्लस एंटी न्यूट्रॉन में टूटेगा, बीटा नेगेटिव वाले में, ठीक है। और ये किसमें टूट जाता है, बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रॉन। इस तरीके से क्या बनते हैं यहां पर बीटा पार्टिकल्स, और धीरे धीरे ये अपने रेशियो को क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, और एक कंडीशन में ये कहां पहुंच जाते हैं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन पर जो स्टेबल एनर्जी रेशियो पर पहुंच जाते हैं, वहां इनका डिके बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। मेसन पार्टिकल्स तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल कब बनती है, जब N N से या P P में कन्वर्ट होते हैं, तब कौन से होते हैं, न्यूट्रल मेसन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है भाई, देखो आपने शायद पढ़ा होगा, आपने जब स्टार्टिंग की होगी जब केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले आपको एक चीज बताई होगी कि कोई भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं होते, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। एक सोडियम का एग्जांपल लेंगे, सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं, 11। कितने न्यूट्रॉन हैं, 12। 11 प्रोटॉन इतने से न्यूक्लियस में है, इतने में जो इससे भी छोटा है, और सभी पर क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्या होगा इनके बीच में, रिपल्सन। और जब ये रिपल्सन होगा तो इसको तो बढ़ जाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा, इसका रीजन होता है ये वाला पॉइंट नीचे वाला। इसमें क्या होता है, इसमें तीन तरीके के फोर्स एप्लीकेबल होते हैं न्यूक्लियस। एक ग्रेविटी फोर्स जो बहुत नेगेटिव होगा, जिसको हम मेजर नहीं करते। दूसरा पॉइंट आता है अपना इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्सन फोर्स है ये वाला। और तीसरा आता है न्यूक्लियॉन फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स के कन्वर्जन की वजह से आता है। चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो, कोई भी न्यूक्लियस एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो वो न्यूक्लियॉन फोर्स कहलाता है। और इस न्यूक्लियॉन फोर्स की वैल्यू इस रिपल्सन फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो कुछ नहीं आता, केवल एमिशंस निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं बस, और कोई चेंज नहीं आती। और वो जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो इस न्यूक्लियस को स्टैप करती है। क्लियर भैया, तो ये केवल आपको एक छोटा सा आइडिया दिया रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो लिखते हैं अब आप इसमें, ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी during the radioactivity the atom dissociates into
वन और मोर न्यू एटम, वन और मोर न्यू एटम. Radioactive decay is a radioactive decay is a first order and unimolecular reaction. इसकी मॉलिक्यूलर बेटा 1 है और ऑर्डर भी इसका 1. फर्स्ट ऑर्डर एंड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. हाँ जी, हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, ये प्रोडक्ट ले लिया, इसकी इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियस एंड नॉट ले लिए, ये 0 ले लिए. टी टाइम पर कितना हो गया, एंटी हो गया, ये डैश हो गया. ठीक है भाई, वही फॉर्मूला जो हमने पहले बनाया था उसी को अपन फॉलो करेंगे. क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, डी अपॉन डी टी, नेगेटिव आ गया है, बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी की पावर 1. एक ही ऑर्डर है, एक ही है. लेकिन हमने वहां जब डेरिवेशन की थी तो वहां हमने कांस्टेंट की माना. लेकिन जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो इस रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट को लैम्डा पे लिखा जाता है. चीज वही है, लेकिन कांस्टेंट वर्ड हम यूज कर लेते हैं रेडियो एक्टिव डीके. ठीक है, तो डीके कांस्टेंट को इंडिकेट करने के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, लैम्डा एन टी. डी एन टी अपॉन एन टी इज इक्वल टू लैम्डा डी टी. इंटीग्रेशन कर दें, और इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगी इसका, ln nt इज इक्वल टू लैम्डा t प्लस t एट t इज इक्वल टू 0. तो nt बराबर क्या होगा, n0. पुट कर दें, क्या आ जाएगा, माइनस ln n0. हाँ जी, आगे मालूम है इसलिए जवाब. अरे इसको तो खुद इतना काम ना करो आपने, बस सही होगा ना. तो भाई आगे आइए बस थोड़ा. हाँ हाँ जी, एन नॉट बराबर लैम्डा इंटू 0 प्लस सी, तो सी बराबर माइनस ln n. ठीक है भाई, अब इसको यहां पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ सी. सी की वैल्यू पुट कर दें भैया उसमें, माइनस ln nt बराबर लैम्डा टी माइनस ln n नॉट. क्या आ गया यहां से निकल के, ln n नॉट माइनस ln nt बराबर लैम्डा टी. इसको क्या लिखेंगे, ln n नॉट अपॉन nt बराबर लैम्डा. ठीक है भाई, यदि n नॉट अपॉन nt निकालना है तो क्या होगा भैया, e की पावर लैम्डा टी. यहां से हमें लॉग हटाना है तो e की पावर आ गई, nt अपॉन n नॉट क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा टी. तो nt बराबर n नॉट e की पावर लैम्डा टी, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है भैया.